तो यूट्यूब पे अपलोड करना। हाँ, वेरी गुड, उसे हम YouTube पे अपलोड कर लेते हैं। दूसरा उसका फायदा ये होता है कि आपने देखा होगा पिछले साल जो मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन बच्चों को पढ़ाया है वो आपके भी यूज में आया है। आपने भी देखा है ना उस वीडियो को, तो वो आपके भी देखो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, अगर चीजें वही हैं, कंटेंट वही है, तो वही चीजें हमें हमेशा काम आ सकती है। इसलिए रिकॉर्ड करना ये अगर अच्छा ऑप्शन है। जब मैंने इसको देखा सबसे पहले तो मैंने तभी से इसको शुरू किया। चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। क्लास हमारी 9 सोशल साइंस, हम पढ़ रहे हैं सिविक्स पॉलिटिकल साइंस, और इसमें हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। नोट कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसको मैंने पहले डिफाइन कर दिया है। कोई ऐसा है जो ये कहे कि सर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का मतलब पता नहीं है? एनीबॉडी? कोई है ऐसा जिसको पता नहीं हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन क्या है? पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बना है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। अगर किसी देश का कोई कानून सबसे सुपर है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में उस देश की सारी शासन व्यवस्था, उस देश के नागरिकों के जीवन जीने के अधिकार, उनके कर्तव्य और पूरी सरकार की कार्यप्रणाली को शो किया जाता है, उनको लिखा जाता है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी नहीं है कि हर देश में हो, लेकिन जरूरी यह है कि एक व्यवस्था है, हर एक देश में एक व्यवस्था है। अब वो किसी न किसी बेस पर चलती है तो उसे हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब चीजें लिखी होती हैं जो किसी देश की शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे हुआ है? अब यहाँ डिजाइन सबसे मतलब यहाँ पे डिजाइन का मतलब एक शेप, एक साइज, उसका एरिया, उसका क्या रेंज है या किन किन लोगों को प्रभावित करता है वो भी है इसमें। साथ में ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, उसकी डिजाइन कैसे हुई, उसका प्रारूप कैसे बना, कहाँ से शुरू होता है। तो मैंने आपको समझाया, इसमें एक स्टोरी समझाई मैंने आपको। कहां से हमने बात करी? 1765 से। कहां से बात करी थी? 1765 से, जहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में दीवान बन जाती है। और उसके बाद में हमने कहां तक स्टार्ट करी है? 1946 तक ही शुरू किया है अभी तक। 1946 में क्या होता है? 9 दिसंबर की घटना आप हमेशा याद रखिएगा। 9 दिसंबर एक ऐसी डेट है, इस डेट को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और पहली बैठक में बहुत सारे मुद्दों पे बात होती है। धीरे धीरे ये जो बैठकें हैं ये बढ़ती जाती हैं। इसमें लगभग 2 वर्ष से ज्यादा टाइम लगता है। तो देखिए कितना टाइम लगता है। 9 दिसंबर इसकी पहली बैठक होती है। तो 9 दिसंबर 1946 इसकी पहली बैठक होती है। लास्ट 26 नवंबर, याद रखिए 26 नवंबर 1949 को ये वो डेट है जिस डेट को हमने अपने संविधान को कंप्लीट तैयार कर लिया है और इसको हमने अडॉप्ट कर लिया है ऑन दिस डेट, है ना। और टाइम कितना है? तो आप इसको लिख सकते हैं 2 साल, 2 ईयर, 11 महीने, 11 मंथ्स और 18 दिन और 18 डेज। ये पूरा टाइम है हमारे संविधान के बनने का। नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नोट करिए कहां से? देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का मतलब संविधान का प्रारूप कैसा है, संविधान कैसे बना है, ये सब बातें हम इसमें देखेंगे। इसकी साइज क्या है, शेप क्या है, एरिया क्या है। उसके बाद में हमने कहा कि 1765 से हमने क्यों शुरू किया? क्योंकि ये वो डेट है, आपको याद होगा 1757 में द बैटल ऑफ प्लासी होता है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में वैध शासन या वो सब चीजें बंगाल में शुरू होती है, जहां कंपनी अपने को एक्सपेंड करती है। बंगाल में 1765 में क्या होता है? फिर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वह मुगल सम्राट से दिवाली का, रेवेन्यू का अधिकार ले लेती है। यहां से कानून बनना शुरू होता है। पहला कानून जो बनता है वो 1773 में बनता है और इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। यानी 1773 से शुरू होता है और ये लास्ट में कब तक चलते हैं हम? ये चलते हैं 1935 तक। 1935 यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान का जो विकास हुआ है वो कब से शुरू हुआ है और कब तक है, तो आप कहेंगे कि पहला जो कानून आया भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
पर रेगुलेट करने का कानून आया 73 में। उसके बाद से 1935 तक के बीच में बहुत सारे ऐसे कानून बने, और 1935 का जो कानून था ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा, बिकॉज इसकी जो मेन जो इसके आर्टिकल्स थे, जो मेजरली जो इसके आर्टिकल्स थे, उनको सबको हमने ऐसे के ऐसे हमारे संविधान में स्वीकार कर लिया, शामिल कर लिया। तो 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, अडॉप्ट कर लिया। ध्यान रखिए, अडॉप्ट किया है, अप्लाई नहीं किया है। अप्लाई कब होता है जरा बताइएगा, बताइए अप्लाई कब होता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी। वेरी गुड, 26 जनवरी 1950। ठीक है, इन डेट को आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सर? हाँ एक मिनट सर। हाँ क्वेश्चन है कोई, पूछिए सर बोलिए। अडॉप्ट करना मतलब सर किसने अडॉप्ट किया था? हाँ वेरी गुड, राइट। आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि सर अडॉप्ट का मतलब क्या होता है और अडॉप्ट किसने किया है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। क्यों है क्वेश्चन? क्योंकि ये अधिकार किसने दिया कि आप संविधान बनाएंगे, ये अधिकार किसने दिया कि आपने अडॉप्ट कर लिया। देखिए जब संविधान सभा का निर्माण होता है तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि राज्यों से और विभिन्न इलाकों से, सभी एरिया से प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। ठीक है, चुनाव में हर एक तबके के लोगों का चुनाव होता है, हर 10 लाख पे एक व्यक्ति को चुना जाता है। तो ऐसा करके, और हमने देखा था कि 299 मेंबर्स थे जो हमारी संविधान सभा में थे। जब संविधान बना था तो 284 मेंबर्स ने इस पे साइन किया था। यानी ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हम में से ही चुन करके गए हैं और संविधान के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, संविधान बना रहे हैं। जो हमने पढ़े थे, जैसे कि वो आपने जयपाल सिंह पढ़ा, उसके बाद में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को पढ़ा आपने, उसके बाद में आपने दुर्गाबाई देशमुख को, ये सब जो लोग हम पढ़ रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग वही लोग हैं जिन्होंने संविधान को बनाया है। इन्होंने इस संविधान को बना करके, और देखो जब ये कह रहे हैं कि अडॉप्ट किसने किया, तो हमने किया। हम का मतलब हम कौन है? ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया, लेकिन नहीं, ये वो लोग नहीं है, ये हम भारत के लोग हैं जिन्होंने इनको प्रतिनिधि बनाया संविधान बनाने के लिए। और इन्होंने हमारे प्रतिनिधि के रूप में, समझिए इस बात को, इन्होंने हमारे प्रतिनिधि के रूप में संविधान को, हमारे ही देश को समर्पित कर दिया कि यह कानून हम सब के लिए है, आज से हम इसे स्वीकार करते हैं। तो आपका क्वेश्चन था कि अडॉप्ट किसने किया, तो हम कहेंगे हमने किया। किस तरह से किया? कि हम ही ने इसको बनाया और हम ही ने फिर इसको एक्सेप्ट कर लिया कि यह कानून हमारे लिए है। क्लियर बेटा लगन? इसको आप प्रेम्बल में और क्लियर समझेंगे। प्रेम्बल पढ़ेंगे ना जस्ट नेक्स्ट में, तो प्रेम्बल में आपको एक एक वर्ड में समझा रहा हूं, उससे आप और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो वहां भी हम थोड़ा सा समझते हैं, इतना हमारे लिए समझना था। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसको मैं रब करता हूं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, प्रेम्बल। सबसे पहला आपको प्रेम्बल के बारे में जानना जरूरी है। प्रेम्बल क्या है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखाता हूं, जो दिखाई देगा आपको शायद। एक मिनट जस्ट वेट करिएगा बेटा। स्वास्तिका ने बनाया है, उसी से पढ़ते हैं, ठीक है? नॉर्मली एक बार ऐसे ही पढ़ लेंगे हम। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को, देखिएगा एक बार। हाँ देखिए, ये हमारी प्रेम्बल है। तो सबसे पहले आप नोट करिए, ऊपर ही ऊपर लिखिए प्रेम्बल, PREAMBL। प्रेम्बल, हाँ क्या बोल रहे हो? को थोड़ा पीछे करिए, सारे कैमरे को थोड़ा पीछे करिए ना। किसको पीछे करूं? सारे कैमरे को। अच्छा, कैमरे को थोड़ा पीछे करूं? पूरा ऐसा पूरा नहीं दिख रहा है। अब देखना, देखिए अब देखिए, ठीक है?
यस सर। अब ठीक होगा। प्रेम्बल, प्रेम्बल इसी को हिंदी में भी लिख लीजिए, इसी को बोला जाता है प्रस्तावना। इसी का दूसरा नाम है उद्देशिका, उद्देशिका। और अपने साथ में बुक रखिए, मैं इसको वर्डिंग के माध्यम से बता रहा हूं, वर्डिंग से समझना है हमको, ठीक है। और देखो एक एक वर्ड पहले ऐसे नॉर्मली समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर इनको लिख कर समझिए। तो एक बार देखते जाइएगा, मैं आपको नॉर्मली डिफाइन करते जाऊंगा। जैसे सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी मतलब हम लोग, पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोग। इसका मतलब, इसका मीनिंग ये है कि इन लोगों के पास इतना अधिकार है, इन लोग का मतलब हम लोग, भारत के लोगों के पास इतना अधिकार है कि वो किसी और के अंडर में नहीं है, खुद अपनी जगह सवैन है, संप्रभु है, किसी और ने नहीं बनाया है इसको, इस संविधान को हमने बनाया है। तो पहली लाइन ही ये बोलती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी ये जो बनाने वाले हैं ये संविधान सभा ने नहीं बनाया है, समझिए इस बात को। इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि यह संविधान संविधान सभा ने नहीं बनाया है, यह हम भारत के लोगों ने बनाया है। आगे पढ़िए। हैविंग solemnly resolved to constitute India into a seven, अब सेवन का मतलब होता है संप्रभु, ऐसा देश, ऐसा कंट्री जो किसी और के अंडर में ना हो, अपनी जगह खुद संप्रभु हो, कोई भी फैसला लेना हो तो वो किसी और से ना पूछे। जैसे पहले हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से राय लेते या उनसे पूछते, और फिर हम अपने आप को सेवन कंट्री नहीं बोलते। सेवन का मतलब हिंदी में कहा जाता है समप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है ना तो हम आंतरिक रूप से ना हम बाह्य रूप से किसी के अधीनस्थ नहीं है, हम अपनी जगह स्वतंत्र हैं, हम हर फैसला लेने में स्वतंत्र हैं। दूसरा देखिए सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि हमारी कंट्री का जो सिस्टम है उसमें हम सोसाइटी को, लोगों को, सोशल लाइफ को प्रायोरिटी देते हैं, यानी लोग समाज में रह सकते हैं, सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक मर्यादाएं अपने हिसाब से रख सकते हैं। हर एक समाज के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, अपने ट्रेडिशंस होते हैं, तो उन सबको फॉलो कर सकते हैं। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ना ही सरकार आपसे ये कहती है, ना ही गवर्नमेंट कि आप ये नहीं कर सकते। आप अपने समाज के अकॉर्डिंग, अपने जाति, अपने धर्म के अकॉर्डिंग एक सामाजिक जीवन में रह सकते हैं। सोशलिस्ट का मतलब सीधा सा है, सोशलिस्ट यानी जो सोशल लाइफ को आगे बढ़ाते हो या सोशल लाइफ को प्रमोट करते हो। नेक्स्ट देखिए सेक्युलर। अब देखो सेक्युलर का मतलब थोड़ा सा समझिएगा, बहुत सारे लोग सेक्युलर का मतलब गलत ले लेते हैं, इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ। एक सेक्युलर का मतलब लोग ले लेते हैं धर्मनिरपेक्ष। देखो दोनों वर्ड समझना, दोनों वर्डों को समझना अच्छे से। अगर आज अच्छे से समझ में आएगा तो भविष्य में कभी भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ वहां ध्यान दीजिए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वहां केवल आप पढ़ सकते हैं, वहां ध्यान दीजिए जहां मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ। देखिए सेक्युलर का मतलब हमारे संविधान में सीधा सा मतलब है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। इसको मैं समझाऊंगा, पंथ निरपेक्ष का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, नो प्रॉब्लम। इधर ध्यान दीजिए, पहला मीनिंग है पंथ निरपेक्ष और दूसरा मीनिंग है धर्म निरपेक्ष। अब आप कहेंगे कि सर धर्म और पंथ क्या अलग अलग है? तो मैं कहूंगा हाँ दोनों अलग अलग हैं। पंथ का मतलब क्या होता है? पंथ का मतलब होता है एक ऐसी विचारधारा। बेटा सुन रहे हैं मेरी बात को? आप समझ में आ रहा है आपको? यस सर। पंथ का मतलब होता है एक विचारधारा, एक स्कूल, एक सोच। जैसे कोई एक ग्रुप है, कोई एक समूह है और किसी एक व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं, जैसे कि योगी पंथ, नाथ पंथ। नाथ पंथ क्या करते हैं? जो गोरखनाथ जी हैं, जो मस्तेंद्र नाथ जी हैं, उनको मानते हैं। जैसे दादू पंथ, संत दादू राम सत्यराम का नाम आपने सुना होगा। दादू दयाल जी के जो अनुयायी हैं वो क्या करते हैं? अपने गुरु के अकॉर्डिंग अपनी वो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है, पंथ, पहले पंथ का मतलब समझ गए आप? पंथ का मतलब एक विचारधारा है, एक विचार है जिसके बहुत सारे लोग अनुयायी हो सकते हैं।
बहुत सारे लोग उनकी नियमों का, कानूनों को जैसे फॉलो करते हैं। जैसे बुद्ध एक पंथ है। पंथ क्यों है, पंथ क्यों कहा जाता है उसको? क्योंकि उन्होंने एक नियम कानून बनाए हैं जो लोग उनको फॉलो करते हैं। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? एक होता है सापेक्ष, डायरेक्टली आप किसी के अगेंस्ट हैं। एक होता है निरपेक्ष, कि हम उसके अगेंस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ मतलब दूसरा है। देखिए, यहाँ है सिटीजन, समझना इस बात को, अगर आप समझ जाएंगे प्रॉब्लम है नहीं। और यहाँ पे है गवर्नमेंट, ये है गवर्नमेंट। अब सिटीजन देखो, अलग अलग पंथ के हैं, तो हम कहेंगे विविध कल्चर, अलग अलग कल्चर के लोग हैं भारत में, अलग अलग पंथ के लोग हैं। दिख रहा होगा आपको शायद, यहाँ पे अलग अलग पंथ के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, ये अपने अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। तो गवर्नमेंट का काम क्या है? देखिए, गवर्नमेंट इनके साथ नहीं है, यानी ऐसा नहीं कहेगी कि हम आपके साथ हैं, यानी हम दादू पंथियों के साथ है या हम नाथ पंथियों के साथ है, नहीं। गवर्नमेंट का सीधा सा मतलब क्या होता है कि आप जिस भी पंथ को मानते हैं, आप उसके लिए फ्री हैं, आप मान सकते हैं। हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से आपके ऊपर कोई धर्म, कोई जाति, कोई पंथ थोपा नहीं जाएगा। हम आपके धर्म के मामले में, धर्म का मतलब यहाँ पंथ है, समझना, हम आपके पंथ, आपकी विचारधारा में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सीधा सा मतलब ये है। दूसरा देखिए, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब थोड़ा सा गलत हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि यहाँ वर्ड है धर्म, यानी हम किसी धर्म के निरपेक्ष नहीं है, यानी हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हाँ, यानी हम किसी धर्म की विचारधारा को या हम किसी धर्म की बात का खंडन नहीं करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग धर्म को मान सकते हैं। जबकि मैं आपसे क्या कह रहा हूं, भारत के संविधान में सेक्युलर का मतलब दोनों में से कौन सा है? बताइए कौन सा है? सही मीनिंग क्या है? बताइए बेटा, भारत के संविधान में सेक्युलर का सही मीनिंग क्या है? सर, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। आपका मीनिंग ये रहेगा, आप कहेंगे कि सेक्युलर का मतलब है पंथ निरपेक्ष, और इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है कि सिटीजन अपने पंथ का, अपने अपने विचारधाराओं का पालन कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई अगेंस्ट कार्रवाई नहीं होगी, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपके ऊपर कोई पंथ नहीं थोपेगी। जैसे आपने देखा होगा, जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपना जो नेशनल जो रिलीजन है वो क्या कर रखा है? मुस्लिम कर रखा है। तो क्या वो एक सेक्युलर कंट्री है? सेक्युलर कंट्री कौन होगा? नो सर। सेक्युलर कंट्री कौन होगा? जरा बताओ, सेक्युलर कंट्री कौन होगा? किसे कहेंगे सेक्युलर कंट्री? जहां हर एक पंथ के लोग रहते हों, जो कंट्री हर एक पंथ के लोगों से, हर एक धर्म, हर एक विचारधारा के लोगों का सम्मान करती हो, उनको जीवन जीने का अधिकार देती हो, उसे हम कहेंगे पंथ निरपेक्ष, उसे कहेंगे सेक्युलर। चलिए अब देखिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है और रिपब्लिक का मतलब क्या है? देखो बारीक चीजें हैं, एक बात समझ में आ जाएगा, हमेशा समझ में आएगा, नो प्रॉब्लम। देखिए डेमोक्रेटिक, अब देखो डेमोक्रेटिक जो शब्द है ये बना है डेमोक्रेसी से, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता भी होगा, क्रेसी का मतलब होता है शासन करना, डेमो का मतलब एक तरह से हम समझने के लिए कह सकते हैं कि आदर्श, एक आइडल कंडीशन, एक आइडल सिस्टम। तो डेमोक्रेसी जो है वो एक आइडल सिस्टम समझा जाता है। आइडल क्यों समझा जाता है? क्योंकि ये किसी देश के जो निवासी हैं तो कहते हैं बाय द पीपल, यानी लोगों के द्वारा एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जो लोगों से ही मिलके बनता है। तो आप कहेंगे फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द पीपल। और बनता किसके लिए है? बनता लोगों से ही है, लोगों के द्वारा बनता है, लेकिन बनता किन के लिए है? फॉर द पीपल। तो यानी देखो, अब डेमोक्रेसी का मतलब बता रहा हूं आपको मैं, आपसे जब भी पूछा जाए
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप कहेंगे डेमोक्रेसी इज द सिंपल मीनिंग रूल ऑफ द पीपल। इसका एक सिंपल मीनिंग है, डेमोक्रेसी हैज अ सिंपल डेफिनेशन दैट इज द रूल ऑफ पीपल, द रूल ऑफ सिटीजन। अगर किसी देश के लोगों का शासन हो, किसी देश में उन्हीं लोगों का शासन हो, उन्हीं के लिए हो, उन्हीं से बना हो, तो उसे हम कहेंगे डेमोक्रेसी। तो पहली बात होगी डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं रिपब्लिक की, कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। देखो रिपब्लिक का मतलब सीधा सा मतलब समझना, रिपब्लिक का सीधा सा मतलब ये है कि जिस कंट्री का जो मुखिया हो, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर वहां के लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता हो, तो उस कंट्री को रिपब्लिक कंट्री कहते हैं। समझना, जैसे ये कोई कंट्री है, इस कंट्री के ये लोग हैं, इस कंट्री में ये लोग रहते हैं। अब इस कंट्री का कोई हेड है, जैसे कि प्रेसिडेंट। अब हेड है ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द स्टेट मान लेते हैं, हेड ऑफ द स्टेट भारत में है जैसे प्रेसिडेंट। अब अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर यहाँ के लोग मिलके कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे रिपब्लिक कंट्री। बेटा समझ में आया रिपब्लिक कंट्री किसे कहेंगे? समझ में आया? आगे वापस से सुन लीजिए, अगर किसी कंट्री, इफ एनी कंट्री चूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर, अगर अपनी खुद की रूलिंग के लिए अगर वहां के लोग अपनी मर्जी से खुद से अपने हेड को चुन सकते हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो उसे कहेंगे रिपब्लिक। तो क्या भारत एक रिपब्लिक है? पहला क्वेश्चन ये होगा। आपका जवाब क्या होगा बताइए? सर है। यस सर। एक बच्चे ने कहा नो सर, चलिए, और बाकी ने कहा यस सर। तो इसका जवाब मैं आपसे खुद से ही पूछूंगा, एग्जाम्पल बता देता हूं कैसे। क्या भारत एक रिपब्लिक है? देखो डेमोक्रेसी तो है, ये तो आप जानते हो ना, यहाँ के लोगों को वोट देने का अधिकार है, तो डेमोक्रेसी तो है, सही है ना? रिपब्लिक है या नहीं, रिपब्लिक है या नहीं देखना, समझना। भारत का जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन होता है, भारत के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन आयोजित करवाता है। अब इसमें वोट दिया जाता है, प्रेसिडेंट को वोट दिया जाता है। प्रेसिडेंट को वोट दो प्रकार के लोग देते हैं। कौन देते हैं? एक तो जो एमपीज होते हैं वो देते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य देते हैं, एमएलएस देते हैं। समझिएगा, एमएलएस और एमपीज दोनों वोट देते हैं, लेकिन हाँ वो लोग वोट नहीं देते हैं जिनको राष्ट्रपति खुद नॉमिनेट करते हैं। यानी केवल जो चुनकर मेंबर आते हैं वही इनको वोट देते हैं। जो मनोनीत होते हैं, जिनको राष्ट्रपति खुद मनोनीत करते हैं, वो कैसे वोट देंगे राष्ट्रपति को? तो ऐसे लोग 13 लोग होते हैं, ध्यान रखना, ऐसे 13 लोग होते हैं जो राष्ट्रपति खुद उनको नॉमिनेट करते हैं। 13 या 14 लोग हो जाते हैं, 2 लोग जो लोकसभा में नॉमिनेट होते हैं और 12 लोग राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं। तो टोटल 13-14 लोग होते हैं जिनको नॉमिनेट राष्ट्रपति खुद करते हैं। तो वो वोट नहीं करते हैं, बाकी सब लोग वोट करते हैं। कौन कौन? एमपीज और एमएलए। एमपीज कौन होते हैं? जिनको हम वोट करते हैं। ध्यान, आपको पता होगा जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं वहां से एमएलए होते हैं, और ये एमपी जो होते हैं ये लोकसभा और राज्यसभा के वो मेंबर हैं जिनको हम वोट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को जो वोट करने वाले लोग हैं उनको पीपल वोट करती है, पीपल। इसका मतलब क्या हुआ? क्या डायरेक्टली वोट कर रहे हैं प्रेसिडेंट को? तो हम कहेंगे नहीं। तो क्या इनडायरेक्टली कर रहे हैं? तो हम कहेंगे यस, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। रिपब्लिक की मीनिंग क्या है? अगर किसी कंट्री का हेड वहां के लोगों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर इलेक्ट होता है, उसे रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है। अब आपका जवाब क्या होगा? एक रिपब्लिक कंट्री है या नहीं है? बताइए। है ना? गुड, वेरी गुड। चलिए, समझ में आया? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कौन सा वर्ड है?
and to secure to all its citizens justice। अब देखो अगला वर्ड है जस्टिस। जस्टिस का मतलब है न्याय, और न्याय का सीधा सा मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति का कर्तव्य है, ध्यान से सुनिएगा, न्याय की सही परिभाषा क्या है, जस्टिस की सही परिभाषा, जो व्यक्ति का कर्तव्य है, व्यक्ति उस कर्तव्य को करते हुए अपने अधिकारों की मांग करे। अगर वह अधिकार जो वो रखता है अगर उसे नहीं मिलता है तो यह अन्याय की श्रेणी में आता है। न्याय किसे कहेंगे फिर, कि जो उसका अधिकार है वह उसे मिलना चाहिए। जैसे व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 उसको जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19 उसको कहीं भी रहने की, कहीं भी जाने की, कोई भी व्यवसाय करने की, भारत में कहीं भी जाकर बसने की स्वतंत्रता देता है। अगर इन स्वतंत्रताओं के ऊपर आप हनन लगा दो, आप किसी का घूमना फिरना टहलना बंद कर दो, इसका सीधा सा मतलब है उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो अन्याय किसको कहा, न्याय के उलट कोई काम हो तो न्याय क्या है, न्याय एक वैधानिक स्तर है, एक मानक स्तर है व्यक्ति के जीवन जीने का, जिसमें वह आसानी से जीवन जी सके। हाँ बेटा बोलिए। सर अभी आपने सर सेकुलरिज्म सरकार किस पे सर कि वो क्या करता है, क्लियर नहीं है, अच्छे से बोलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा, अच्छे से बोलो। आपने अभी सर, यस सर, लगा ना आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, अच्छे से बोलो, आप क्या बोल रहे हो। चलो जब वॉइस क्लियर हो तो बोलना है ना। नेक्स्ट देखो, जस्टिस का मतलब हम समझे। जस्टिस का मतलब सीधा सा ये समझिएगा, एक नीतिगत तरीके से व्यक्ति अपने अधिकारों का पालन करे और अपने जीवन जीने के लिए जो भी उनको जरूरतें हैं वो आसानी से पूरी हो। अगर इसके बीच में कोई भी रुकावट है तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी क्या रहती है कि उसको जस्टिस मिले, न्याय मिले, जो उसके लिए उचित है वो हो। नेक्स्ट है इसमें सोशल। तो सोशल हमने पढ़ा है, 3 प्रकार का जस्टिस बताया गया है इसमें। अब जस्टिस अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेम्बल में जस्टिस के कितने प्रकार बताए गए हैं तो आपका जवाब होगा 3 प्रकार है जस्टिस की। अब 3 प्रकार जस्टिस कौन सा है वो और आगे अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जस्टिस 3 प्रकार का कैसे, कि 3 प्रकार का जस्टिस कैसे मिले। फर्स्ट नंबर सोशल। सोशल का मतलब क्या है, देखो कि सामाजिक रूप से सब लोग बराबर हैं, किसी की जाति ना बड़ी है ना किसी की जाति छोटी है। वी ऑल आर इक्वल्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर द लॉ। हम कानून के समक्ष सब लोग बराबर हैं। तो सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है कि उसको सामाजिक न्याय मिले, समाज में उसको बराबर का अधिकार मिले, बराबर का सम्मान मिले। दूसरा देखिए, सोशल के बाद में नेक्स्ट है इसमें इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक का मतलब क्या है, इकोनॉमिक का सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति की आर्थिक जो व्यवस्था है वो मजबूत बनी रहे, वह आर्थिक तबके से कमजोर ना रहे। तो हमारी प्रेम्बल क्या कहती है कि हमारा जो संविधान है, इस संविधान में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था है। पहला सोशल, कि आप सामाजिक रूप से पिछड़े हुए नहीं रहेंगे, सरकार आपके लिए कुछ व्यवस्थाएं करेंगी। दूसरा इकोनॉमिक, आप आर्थिक रूप से कमजोर नहीं रहेंगे, आप गरीब बने नहीं रहेंगे, सरकार आपके लिए आर्थिक विषमता दूर करने के लिए, आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर करने के लिए सरकार कोई ना कोई प्रावधान करेगी। और थर्ड है इसमें पॉलिटिकल। पॉलिटिकल कैसे, देखो हर व्यक्ति को पॉलिटिकल डिजायर्स होती हैं, हर व्यक्ति की, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ूं, लेकिन कई बार वो अपनी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता। कई बार पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कैसे होती है, जैसे कई बार आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या पॉलिटिकल अप्रोच की वजह से अपने काम नहीं कर पाते हैं, या बहुत से लोग होते हैं जो अप्रोच का फायदा उठा करके अपना काम कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट में क्या ये सही है कि किसी का पॉलिटिकल अप्रोच हो और किसी का नहीं हो? कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये व्यवस्था देता है कि सभी की पॉलिटिकल अप्रोच हो, हर एक व्यक्ति को
पॉलिटिकल राइट्स हों, हर एक व्यक्ति शासन में शामिल हो सके। जैसे हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं कि सत्ता सबको बराबर से मिले, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो गरीब हो। तो आपने देखा होगा इसकी वजह से क्या क्या होता है। जैसे आप सोशल और पॉलिटिकल की बात करते हैं तो इन दोनों की मैं बात करता हूँ। इन दोनों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी लाती है। जैसे सोशल है, कोई एरिया है जो बैकवर्ड है, जैसे आप कहते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, ये ऐसी कास्ट है जो बैकवर्ड है, तो इनको एक बराबर मुकाम पे लाने के लिए क्या किया गया, इनको रिजर्वेशन दिया गया। इसके साथ जैसे एससी और एसटी, ये वो तबका है जो पिछड़ा हुआ था सोशल रूप से, तो इनको बराबर लाने के लिए कि भाई और सभी लोगों के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इनको रिजर्वेशन दिया गया। इसके अलावा जैसे लेडीज जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स को भी आपने देखा होगा कई जगह उसको रिजर्वेशन मिला हुआ है। उसकी वजह क्या है, ताकि पुरुषों के बराबर, क्योंकि जब रेशो देखते हैं हम तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं बहुत कम दिखाई देती हैं हर तबके में, हर एरियाज में, चाहे वो वर्किंग कल्चर हो, चाहे वो हम सोशल कल्चर देखें, वहां आप महिलाओं को एक अलग तरह से खड़ा हुआ पाते हैं। तो गवर्नमेंट का क्या रहा, संविधान का क्या रहा कि हम एक ऐसी व्यवस्था दें जहां लेडीज हो, बच्चा हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, हर एक वर्ग सोशल रूप से कैसा हो, इक्वल हो। दूसरा जैसे पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल अप्रोच के लिए क्या किया गया, इसमें भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई और कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जो इन लोगों के लिए नॉर्मल हो, आसानी से ये भी पॉलिटिकल पार्टीज में या पॉलिटिकल हिस्सेदारी हो अगर कहीं भी, तो वहां ये ले सके। दूसरा है इसमें, तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कई प्लान्स बनाती है, कई प्रोजेक्ट बनाती है, कई स्कीम लागू करती है, ताकि जो लोग इकोनॉमिक रूप से वीकर हैं, वीकर सेक्शन को ऊपर उठाने के लिए कुछ ऐसे प्लान्स गवर्नमेंट के द्वारा लाए जाते हैं। तो जस्टिस कितने प्रकार का हुआ बताइए, 3 प्रकार का हुआ, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो, लिबर्टी की बात करते हैं। अब भारत के संविधान में लिबर्टी को भी, स्वतंत्रता को भी ऊपरी मायने पर रखा गया है। संविधान की प्रस्तावना में अगर प्रेम्बल में कोई वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उस वर्ड का मीनिंग उसके साथ में दिया गया है कि इसका मीनिंग क्या है। तो नेक्स्ट लिखिए लिबर्टी, कि स्वतंत्रता होनी चाहिए भारत के लोगों को। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की, तो पहला देखिए थॉट, सबसे पहली चीज है थॉट, व्यक्ति को अपने तरीके से विचार रखने का, यानी कोई भी चीज सोच सकता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं, अपने तरीके से कोई भी विचार वो उसके दिमाग में हो सकता है। कोई भी बात अगर वो कहना चाहे तो एक्सप्रेस, अगर कोई भी बात किसी को कहना चाहे तो वो अपनी बात कह सकता है। यानी इस चीज का ध्यान रखिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर उसके दिमाग में तो कोई गलत चीज आ रही हो या फिर गाली गलौज करना चाहता हो तो क्या वो कर सकता है। तो ध्यान रखिए, ऐसा भी नहीं है कि लिबर्टी का मतलब ये हो कि आप किसी दूसरे की हानि करो या दूसरे को नुकसान पहुंचा के और आप अपनी स्वतंत्रता के साथ जियो। नहीं, स्वतंत्रता का मतलब है किसी दूसरे की स्वतंत्रता को बिना छेड़े, किसी दूसरे के अधिकार को बिना छेड़े, बिना तोड़े हम अपने तरीके से रहें। जैसे थॉट्स, हमारे थॉट्स ऐसे हों जो किसी को हानि ना पहुंचाए। यानी ऐसा नहीं हो कि हम किसी जाति के खिलाफ सोच रखें या किसी धर्म के खिलाफ सोच रखें। लिबर्टी का मतलब क्या है, आप अपनी जगह स्वतंत्र हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो लगता है, आपको जो बुरा लगता है वो लगता है। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई जोर नहीं है, आप अपनी जगह स्वतंत्र हैं। लेकिन जब बात एक्सप्रेस करने की आती है, कि जब आप अपनी बात किसी से कहना चाहते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि सामने जो व्यक्ति है, मैं उसके साथ अपमानजनक व्यवहार ना करूं या उसके सम्मान के साथ मैं कोई छेड़छाड़ ना करूं। तो जस्टिस का मतलब, हम सोशल जस्टिस की जहां बात करते हैं, वहां सोशल जस्टिस एक तरह से हमें ये भी सिखाता है कि बराबर में जो सब लोग हैं, उस सब लोगों का अपना एक रीति रिवाज है, अपने कस्टम्स हैं, हमें उन सब का सम्मान करना है।
तो एक्सप्रेस का मतलब समझ गए होंगे और थॉट का मतलब समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो इसी में बिलीफ। बिलीफ का मतलब क्या होता है बेटा? बिलीफ मतलब होता है मान्यता, यानी आप कोई मान्यता रखते हैं, किसी चीज में विश्वास रखते हैं तो रख सकते हैं, आपके ऊपर कोई दबाव थोड़ी है कि आप नहीं रखोगे। कोई भी व्यक्ति आपसे ये नहीं कह सकता कि आप ऐसी मान्यता क्यों रखते हैं। जैसे एक छोटा सा स्लोगन है, मैं रात को दिन कहूं, दिन को कहूं मैं रात, मैं रात को दिन कहूं, दिन को कहूं मैं रात, जो बैठे दिमाग में मैं करता वही बात। यानी जो मेरे दिमाग में बैठता है मैं वही बात करता हूं। मुझे दिन रात दिखाई देती है तो मैं रात कहता हूं, रात मुझे दिन दिखाई देता है तो मैं दिन कहता हूं। यानी इसका मतलब क्या? इसका मतलब सीधा सा है, मेरी मान्यताएं हैं, मैं मानता हूं, मेरा धर्म है, मेरी जाति है, मेरे संस्कार है, मेरा कल्चर है, मैं उन्हीं चीजों को फॉलो करता हूं। तो इसमें मेरा कोई भी तीसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसके बाद में देखिए बिलीफ के बाद फैथ। फैथ का मतलब होता है विश्वास, धर्म में आस्था, धर्म में विश्वास। जैसे आप कोई भी धर्म को मानते हैं या कोई भी चीज में विश्वास रखते हैं, देखो ज्यादातर चीजों का मतलब सेम सा ही है, अंतर नहीं है ज्यादा। जैसे थॉट यानी सोच विचार, एक्सप्रेस बात कहना, किसी के सामने अपनी बात रखना, बिलीफ मान्यताएं, कोई चीज जो हम पहले से मानते आ रहे हैं उनको हम आगे से भी मानेंगे, ये हमारे ऊपर है कि हम माने या ना माने, कोई और हम पे आक्षेप नहीं कर सकता, कोई दबाव नहीं डाल सकता कि आपको ये मानना चाहिए या नहीं। और फैथ का मतलब भी है विश्वास, आस्था, धर्म, श्रद्धा, इन सब से जुड़ी हुई चीज। तो ये फैथ जो चीज है ये भी हमारी अपनी है, इसके ऊपर भी किसी और का दोष नहीं है। और लास्ट में है वर्शिप। वर्शिप का मतलब होता है बेटा पूजा करना। वर्शिप जानते हो? वर्शिप जैसे आप किसी चीज की पूजा करते हैं, किसी देवता की, किसी व्यक्ति की, ऐसे महान व्यक्ति की जिसको हम भगवान का अवतार कहते हैं, जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, जिनको हम भगवान स्वरूप समझते हैं। तो अगर हम किसी पंथ विशेष से, धर्म विशेष से या किसी हमारे संस्कृति विशेष से हम किसी चीज की पूजा करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि हम पेड़ों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, जैसे हम गाय की पूजा करते हैं, पीपल के, बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। तो ये जो पूजा पाठ है, ये जो मान्यताएं हैं, इनके ऊपर भी किसी का कोई जोर नहीं है, ये हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो प्रेम्बल में क्या लिखा हुआ है कि आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, इसके अलावा उपासना और पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता। यानी आप अपने हिसाब से विचार रख सकते हैं खुद के, दूसरों के सामने जब अभिव्यक्त करें तो वहां अभिव्यक्त कर सकते हैं। बिलीफ, आप कोई भी मान्यताएं रख सकते हैं, आप किसी भी चीज पे विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो ये आपका है। और वर्शिप, आप किसी की पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो इसके ऊपर भी आपका खुद का अधिकार है, आप कर सकते हैं। भले इन 5 चीजों का ध्यान रखते हुए आप किसी और धर्म, किसी जाति, किसी और व्यक्ति के साथ गलत नहीं करेंगे, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। क्लियर बेटा? आपको समझ में आया? ये बात समझ में आया? यस सर। अब नेक्स्ट देखिए, आगे दिया है इक्वेलिटी। अब इक्वेलिटी कौन कौन सी है? देखो नॉर्मल पढ़िए, समझिए, बुक में दे रखा है सब। आप जब पढ़ेंगे ना इसको तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। आपको बस वर्डिंग का मीनिंग समझिए कि सर कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। जैसे आप हम देख रहे हैं इक्वेलिटी। अब इक्वेलिटी कौन कौन सी होगी ये देखना है। इक्वेलिटी कौन कौन सी है, ठीक है? सबसे पहले देखो ऑफ स्टेटस। इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस यानी आपका स्तर। जैसे हम देखते हैं समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन सरकार के निगाह में वो जो स्टेटस होता है लोगों का वो इक्वल होता है। यानी सरकार के लिए ये नहीं होता है कि गरीब है तो उसको ये सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, अमीर है तो उसको ये मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। चाहे अमीर हो या गरीब हो, एक स्टेटस बना दिया गया है कि इस स्टेटस के अकॉर्डिंग इन सब चीजें, ये जो चीजें हैं ये सबको मिलेगी। तो अगर कोई भी चीज हो भारत में, गवर्नमेंट की कोई भी वस्तु है या कोई भी ऐसी सर्विस है, कोई भी ऐसी चीज है
जो किसी एक व्यक्ति का अधिकार है तो वहां सब व्यक्तियों का अधिकार है। यानी जैसे हम पब्लिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है या और इंस्टीट्यूट है, वहां पे अगर हम बात करें तो क्या हम ये कहेंगे कि स्टेटस के अकॉर्डिंग भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है? तो हम कहेंगे नहीं, गवर्नमेंट की नजर में सब लोगों का स्टेटस कैसा है? इक्वल है। तो स्टेटस कैसा होना चाहिए? संविधान में ये कहा गया है कि हम भारत के हर एक व्यक्ति को कैसा स्टेटस दे रहे हैं? इक्वल स्टेटस दे रहे हैं। नेक्स्ट देखो, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। दूसरी देखो, एक तो हो गया स्टेटस, दूसरा हो गया अपॉर्चुनिटी। ये वही चीज है, दोनों देखो सेम ही है। पहली बात तो स्टेटस की होगी कि व्यक्ति का खुद का स्टेटस, स्तर। स्टेटस का मतलब यहाँ क्या है? स्तर, रहने का, खाने का, पीने का, ये सब स्तर से संबंधित है। दूसरा है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि कई बार मौके मिलते हैं व्यक्ति को आगे प्रोग्रेस करने के, आगे बढ़ने के, जैसे गवर्नमेंट जॉब है या फिर कोई भी ऐसा प्लान है गवर्नमेंट का जिसमें सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो वहां कई लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, उनके सोशल स्टेटस की वजह से नहीं मिल पाती है ना, उनके इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से नहीं मिल पाती है। तो गवर्नमेंट का कहना क्या है? गवर्नमेंट का कहना यह है कि भले स्टेटस कैसा भी हो, भले अपॉर्चुनिटी कैसी भी हो, सबके लिए बराबर, सबके लिए बराबर इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी को हम आगे रखेंगे। तो समझ में आया बेटा? इक्वालिटी आपको कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? स्टेटस की इक्वालिटी होगी और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी होगी। अपॉर्चुनिटी का मतलब भी जानते हो ना, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब हो, इसमें वैकेंसी हो, तो उसमें सबको बराबर अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को अधिकार नहीं मिलेगा, किसी को अधिकार मिलेगा, ऐसा नहीं है, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। तो ये है इक्वालिटी। नेक्स्ट देखो इसी में, एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रेटर्निटी। अब नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। तो नोट करते जाइए, जो चीज आपको लगे कि मुझे समझनी है या लिखनी है तो वो आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? फ्रेटर्निटी का एक सीधा सा एग्जांपल का बता देता हूं, एक फैमिली से बताता हूं तो आप समझ जाओगे। एक फैमिली है, के नाम की फैमिली है। के यहाँ पे कमल नाम का एक व्यक्ति है और उसकी वाइफ है कमल और कमला, दोनों। कमल और कमला के 2 बच्चे हैं। एक का नाम अनुज है जो लड़का है और एक का नाम अनुजा है जो लड़की है। समझिएगा, कमल का एक भाई है जिसका नाम है विमल और विमल की वाइफ विमला। ठीक है, इसके भी 2 बच्चे हैं, एक का नाम निकुंज और दूसरी का नाम है तनुजा। बेटा एग्जाम्पल समझना कि फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है। अब देखिए, ये जो कमल है और ये जो विमल है, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं और ये दोनों किसी एक्स की संतान है। एक्स का मतलब यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। अब ये दोनों एक ही पुत्र की संतान है। अब दोनों तरीके हैं, अगर ये दोनों अलग अलग रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं कि नहीं मैं मेरी जगह मेरा फैमिली या मैं मेरा मेरी फैमिली, तो इसमें हम कहेंगे कि इन दोनों में फ्रेटर्निटी की भावना नहीं है, आपस में सामंजस्य और पितृत्व की जो भावना होती है, पितृत्व यानी एक पिता है, एक पिता की सारी संतानें हैं। अगर ये सारे, ये दोनों और ये दोनों, ये दोनों और ये दोनों, अगर सोचो ये एक ही फैमिली में रहते हैं तो इस भावना को क्या कहेंगे? बोलिए क्या कहेंगे? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी। समझ में आ गया होगा। और दूसरा एग्जांपल और देखिए, देश का एग्जांपल दिखाता हूं। अगर सोचिए कि ये कोई परिवार नहीं है, आप तो केवल इतना सा सोचेंगे हम भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो आज बहुत बड़ा कंट्री है, लगभग 135 करोड़ से भी ज्यादा इसकी पॉपुलेशन, 135 करोड़ से भी ज्यादा। तो जहां 135 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या है, वहां पे इन लोगों के बीच में यूनिटी की कौन सी बात होगी? यूनिटी कैसे आएगी? तो यूनिटी आएगी फ्रेटर्निटी की भावना से।
फ्रेटर्निटी की भावना क्या कहती है कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं, और ये बात सही भी है। एक देश में रहने वाले लोग कभी ना कभी किसी न किसी एक की संतान होंगे, तभी जाकर के इतना आगे बढ़े हैं। तो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है कि हम सब लोग एक परिवार की तरह हैं, ऑल आर लाइक फैमिली मेंबर्स। तो समझ में आ गया होगा फ्रेटर्निटी का मतलब। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट कुछ और है, उनको देख लीजिए, कंप्लीट हो गया ये। नेक्स्ट देखिए, इसमें assuring the dignity of the individual dignity। dignity का मतलब होता है किसी व्यक्ति की अपनी खुद की समृद्धि, खुद का अपना एक वजूद होता है ना। तो उसको मेंटेन रखने की भी यहाँ कोशिश की गई है कि हम हर एक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखेंगे, उसकी प्रतिष्ठा का, प्रेस्टीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसी में, एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी यानी हम पूरे भारत देश की एकता, और इंटेग्रिटी यानी राष्ट्रीय जो भावना है, जो एकत्व की भावना है, राष्ट्रवाद की जो भावना है, एकीकृत जो भावना है, उसके लिए इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी संविधान सभा में। देखो ऐसा नहीं कहा गया इन्होंने कि संविधान सभा ने, नहीं, संविधान सभा में हम भारत के लोगों ने मिलकर के इस संविधान को क्या किया है, अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब जैसे कई बार होता है ना कि हमें हमारा खुद का, जैसे कोई फैमिली है, खुद की कोई संतान नहीं हो तो किसी दूसरे की संतान को गोद ले लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमने भी क्या किया है, हमारा खुद का संविधान तो था नहीं, तो हमने बनाया है। कभी कुछ चीजें किसी और देश से, कुछ चीजें किसी और देश से, ऐसे करके हमने अडॉप्ट की है। तो आज के दिन 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया है, इस संविधान को हम भारत के लोगों ने अडॉप्ट किया है, इनेक्ट किया है। इनेक्ट का मतलब होता है अब ये एक तरह से नियमित हो जाएगा, अब ये एक्टिंग में आ जाएगा, है ना। इसको एक्टिव कर दिया है हमने एक तरह से। और गिव टू आवर सैल्वेज, गिव टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, गिव टू आवर सैल्वेज, हम अपने आप को ही समर्पित करते हैं। तो देखिए, समझिएगा इस पूरे प्रेम्बल की मीनिंग क्या है। इस प्रेम्बल की पूरी मीनिंग ये है कि ये संविधान हमने बनाया है, हमारे लोगों के लिए बनाया है, हमारे अच्छे के लिए बनाया है, हमारे भले के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए बनाया है, फ्यूचर बेटरमेंट के लिए बनाया है। और ये हमने ही बनाया, हमने ही स्वीकार कर लिया है। तो ये आपकी प्रेम्बल, उसको मैंने आपको डिफाइन किया है। आशा करता हूं, उम्मीद है मुझे कि आप सबको समझ में आया है। ओके।